लेट्स माइक सारे जहां से अच्छा। नमस्कार, लेट्स माइक सारे जहां से अच्छा में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान जुड़ी हैं और ये राजस्थान के पहले ऐसे ट्रांसजेंडर हैं जिनके पास अपना पासपोर्ट है। रोजी बारोलिया ये नई सोच नई शक्ति संस्था की संस्थापक हैं और पेशे से एक मेकअप आर्टिस्ट हैं। ये दुल्हनों के चेहरे संवारती हैं और सेलिब्रिटीज़ के भी। और इनके संघर्ष और इनके साथ ही सफलता की दास्तान बताने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। तो आइए हम उनसे जानते हैं उनकी अनकही कहानियाँ। रोजी जी, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार सभी को मेरा। आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आपकी जो उड़ान है वो बहुत तेज हुई है और बहुत जल्दी सफलता मिल गई। क्या मैं सही समझ रही हूँ? बिल्कुल मैम, आप सही हो। उड़ान बहुत ज़्यादा थी और सफलता बहुत जल्दी मिला है, बट सफलता के पीछे जो संघर्ष रहा है वो उसका कोई लिमिट नहीं है। संघर्ष बहुत ज़्यादा था मैम। संघर्ष कब से हुआ? जब बिल्कुल बच्चे थे? संघर्ष तो मैम बिल्कुल जब बच्ची थी तब से ही संघर्ष हो रहा है एकदम। एक जो सहना पड़ता है वो सहना पड़ा। एक ट्रांसजेंडर का सर्वाइव आप समझ सकते हैं। लेकिन 8वीं के जो मैंने आपके रिजल्ट देखे हैं, 8वीं में तो आपके बहुत अच्छे नंबर थे, 80% थे। तो आप तो मुझे लगता है आम बच्चों की तरह थी और बहुत अच्छा आप पढ़ रहे थे बच्चों के साथ। 9वीं 10वीं 11वीं तक आते आते मतलब मुझे लगता है किशोरावस्था में चीज़ें बिगड़ी हैं। क्या हुआ? कैसे बच्चों का? मैम एक्चुअली हुआ क्या था, मैं बहुत इंटेलिजेंट थी। घर वालों को भी मेरे से बहुत उम्मीदें थी कि मैं कुछ अफसर बनूंगी, अधिकारी बनूंगी, बट वो चाहते थे मैं एक डॉक्टर बनूं या फिर कोई अधिकारी बनूं। लेकिन मेरा जो मन था वो मैं ग्लैमर के लिए बनी थी। मेरा मन ये कहता था कि मैं एक मेकअप करूं, मेकअप आर्टिस्ट बनूं, क्योंकि मैं थी तो एक लड़की। उन्होंने मेरे को लड़का बना के रखा था। मैं एक ट्रांसजेंडर थी। स्कूल में बच्चों का क्या रवैया था आपके स्कूल साथ? में रवैया बिल्कुल अच्छा नहीं था। इसी वजह से जब 8th क्लास में, आप बात कर रहे हो 8th क्लास की, मेरा 80% मार्क्स था। और 9th में परेशान होकर, मेंटली डिस्टर्ब होकर मैं डिप्रेशन में चली गई थी। 9th 10th 11th 3 साल मैंने बहुत मुश्किल से निकाले थे और मेरा पास होने का भी मेरे को बिल्कुल उम्मीद क्या नहीं था। कहते थे बच्चे? किस तरह व्यवहार करते थे? टीज करते थे या छेड़ते थे, कुछ बोलते थे, या सबने आपको अलग कर दिया था? क्या बिहेवियर, किस तरह का? बिहेवियर ठीक था। स्कूल में तो इतना था नहीं प्रॉब्लम, बट जैसे मैं गली में निकलती थी तब मुझे प्रॉब्लम आता था। लोग बोलते थे छक्का, लेडीज, पागल और भी बहुत गंदे गंदे वर्ड्स बोले करते थे। मैं अपने नीचे गर्दन करके मुझे निकलना पड़ता था। घर वालों का क्या व्यवहार था? घर वालों का व्यवहार अच्छा भी था तो बुरा भी था। बुरा तो जैसे उनको ये था कि मैं एक लड़का बन के जिंदगी जीऊं। अच्छा, वो आपको हाँ जी, बेटे की तरह देखते बेटे थे की और आपका वही। मन होता था कि मेरा मैं मन तो कि मैं एक लड़की। लड़की हूँ और मैं एक लाइक पिंजरे में कैद हूँ। मैं मेरे को क्यों मैं लड़का बन के रह रही हूँ। मुझे लड़की बनने का मन था। लड़की के कपड़े पहनना अच्छा लगता था मुझे। डॉल से खेलना अच्छा लगता था मुझे बाहर जो बॉयज़ वाले होते थे गेम्स, क्रिकेट वगैरह, उनमें मुझे पसंद नहीं बिल्कुल था? इंटरेस्ट नहीं था। और मुझे बस थोड़ा बहुत मुझे बैडमिंटन पसंद था। और इसके अलावा मुझे डॉल सबसे अच्छा लगता था, डॉल से खेलना। तो बस मुझे वही खुद को संवारना, डॉल से खेलना, मेकअप करना, साड़ी पहनाना गर्ल्स वगैरह को, सिस्टर्स को, जो कॉलोनी की गर्ल्स होती है उनको, सब मुझे बुलाया करती थी जब भी उनका ओकेज़न होता था तो, कि मुझे रेडी करो, मेरे को साड़ी पहनाओ। साड़ी शुरू से मैं बहुत अच्छे से रैप करती थी, बहुत फिनिशिंग से। उस समय आप फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी या मेकअप आर्टिस्ट? क्योंकि मुझे लगता है कि आपका फैशन डिजाइनिंग में भी बहुत इंटरेस्ट रहा। फैशन डिज़ाइनिंग बनना था, बट फैशन डिज़ाइनिंग में पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो बस वही सपोर्ट घर वालों का रहा नहीं था ना।
मैं डिप्रेशन में चली गई। फिर 12th में मैंने खुद को वापस से माइंड सेट करके पढ़ाई शुरू किया, तो मेरा फर्स्ट डिवीज़न में पास हो गई बायोलॉजी सब्जेक्ट से। अच्छा, साइंस से है? हाँ जी, और घर वालों को बहुत ये था फिर भी कि मैं एक डॉक्टर बनूंगी, बट मेरा कुछ और था। मैं चाहती थी फैशन डिज़ाइनर और मेकअप आर्टिस्ट। फिर जब मैं कॉलेज गई, कॉलेज में मुझे बहुत सहना पड़ा। कॉलेज में मेरे घर वालों ने मुझे IHM में एडमिशन दिलाया, होटल IHM? मैनेजमेंट। हाँ जी, बट मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था होटल मैनेजमेंट में। तो फिर वहाँ पे मुझे बहुत सहना पड़ा। लोग मुझे चिढ़ाते थे, जो मेरे बैचमेट्स थे। तो बहुत कभी घर वालों ने करते इसमें थे। इंटरफेयर नहीं किया, कॉलेज में जाके बात करें या कुछ ऐसी कोशिश नहीं, मैंने की? बताया ही नहीं ना मैम। मैंने कुछ बहाना मार दिया, नहीं मुझे नहीं जाना, मेरे को नहीं अच्छा लग रहा है ऐसे करके। प्रॉब्लम्स क्या थी वो मैंने शेयर ही नहीं किया ना घर वालों से। तो फिर आप हाँ। इस लाइन में, मेकअप आर्टिस्ट के लाइन में कैसे? ही तब फिर मैंने बोल दिया मुझे नहीं पढ़ना, ये फाइनल मेरा डिसीजन है, मैं अब नहीं पढ़ूंगी। तो फिर घर वालों ने बोला कि पढ़ना नहीं है ना, तो फिर ना जो हम आपको कुछ नहीं देंगे, और फैशन डिज़ाइनिंग तो हम करा ही नहीं सकते, लड़कियों वाले काम हमें नहीं कराना। तो फिर फैशन डिज़ाइनिंग का मना हो गया था। फिर मेरे को मेकअप, मेरा बचपन से मुझे शौक था, तो मैंने मेकअप थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया। मैंने कुछ जगह इंटरव्यूज़ भी दिए, ट्रायल दिए सैलून्स वगैरह में, मेरा सिलेक्शन भी हुआ। फिर मेरे को सिलेक्शन हो गया, बट मेरे को जॉब भी दिया लोगों ने। फिर जॉब अच्छा चल? जॉब में मेरे को धोखे मिले, धक्के मिले, क्या? सैलरी नहीं मिली, क्यों नहीं दिया पैसा भी उन्होंने नहीं आपको दिया। जॉब ऑफर? वही प्रॉब्लम्स हुआ मुझे वहाँ भी। फिर ये भी आपने घर में नहीं बताया? ये भी मैंने कुछ भी घर में नहीं बताया मैंने। फिर वहाँ भी प्रॉब्लम्स हुआ। फिर मैंने मेकअप का किट बनाया अपना खुद का, और फिर मैं खुद का स्टार्टअप किया मैंने। फिर जब खुद का स्टार्टअप किया, तो फिर मैंने एक कंपटीशन था ब्राइड्स का, उस समय मैं विनर रही दिल्ली में। तो फिर उसके बाद मेरे पास जब पैसे इकट्ठे हुए खुद से मेकअप कर करके, मैं विनर भी रही। फिर मैंने बॉम्बे से क्लासेस करी, दिल्ली से भी मैंने क्लासेस करी मेकअप की। हाँ जी मैम। फिर मेरा मेकअप का अच्छा चलने लग गया, बस फिर चल पड़ा। आप सेलिब्रिटीज तक कैसे पहुंच गई? उनका मेकअप भी आप करते हैं मुंबई में, तो ये सफर वहां तक कैसे चला गया? मेकअप मैं काफ़ी अच्छी मेकअप आर्टिस्ट थी जयपुर में। तो फिर जैसे मेरे पास एक दिन कॉल आया, सेलिब्रिटी मैनेजमेंट वाले कुछ लोग हैं जयपुर में काफ़ी। तो मेरे पास कॉल आया, नीतू चंद्रा करके कोई सेलिब्रिटी है जो गरम मसाला मूवी में है, गाना आपने सुना होगा, फलक देखूं जमी देखूं, उस सेलिब्रिटी का मेकअप करने का मेरे पास ऑफर आया। और उस दिन मैं इतना खुश थी ना, बहुत ज़्यादा, कि आज मैं एक सेलिब्रिटी का मेकअप करने जा रही हूँ। बस वहीं से मेरी सेलिब्रिटी जर्नी शुरू हुई। आपने जब अर्निंग शुरू की, हाँ जी, पहली चीज क्या खरीदी? अर्निंग जब मैंने शुरू करी तो पहली चीज मैंने एक्टिवा खरीदी थी, एक स्कूटर। मैं वो खरीद के इतना खुश थी ना, बहुत ज्यादा, मानो मुझे जन्नत मिल गई, इतना खुश थी मैं। पहली बार अपने पैसों से मैंने एक्टिवा खरीदी थी। और आपने जब अपना एक सलून डाला था, तो वो उसका क्या हुआ? हाँ जी, फिर जब मैंने बाद में मैंने एक सैलून खोला, तो सैलून मेरा सारा डूब गया। 2018 की बात है। सैलून मेरा 10 महीने मैंने सैलून चलाया था। सैलून मेरा चल नहीं रहा था, बट मैं एक नामी मेकअप आर्टिस्ट थी, तो मैं बंद नहीं कर सकती थी उसे। तो फिर ना चाहते हुए मैंने उसे 10 मंथ्स चलाया। नहीं चल रहा था? बिल्कुल, हाँ। सलून नहीं चल रहा था, मतलब लोग नहीं आ रहे थे? ब्राइड्स में करती थी, मेरा एज ए फ्रीलांस ब्राइड्स का वर्क था, वो मेरा चल रहा था बहुत अच्छे से। ब्राइड का मैं उधर करके, और सैलून में एक्सपेंडिचर मेंटेन कर रही थी मैं, वो मेरा सेटल था। तो बट 10 महीने में प्रॉब्लम में थी। कितना घाटा हुआ? मेरे को 15-16 लाख, 10 लाख मैंने बोरो किए थे। तो उसके बाद ये कैसे पूरा किया? क्योंकि 15-16 लाख कोई मामूली रकम नहीं होती है। सॉरी, 10 लाख रुपए जब मैंने बोरो किए, तो शुरू में जब मेरे पास जो भी पैसा आता था, मैंने पहले मेरे 10 लाख रुपए थे वो दिए। खुद परेशान हुई, डिप्रेशन आ गया वापस। वही खुद को जैसे तैसे करके टाइम निकाला। पहले जो पैसे थे मार्केट के, वो दिए मैंने। हालांकि वो पैसे मेरे पापा के ही थे, कोई मार्केट का नहीं था।
दीदी का था और पापा का था, तो वो पैसा भी मैंने दिया घर घर पे वालों को। वापस किया। एग्जैक्टली। तो वो ये नहीं करे बेटा रहने दो, तुम मुश्किल में हो, छोड़ दो, कोई नहीं बात नहीं नहीं, मुझे देना था बिकॉज घर में मेरी काफ़ी लड़ाइयाँ चलती थी। लाइक जो मेरा स्ट्रगल रहा मेकअप आर्टिस्ट बनने तक का, तो फिर ना जो हाँ मैंने उनका दिया वापस कर दी। एज ठीक इट है, इज। हाँ इसके बाद फिर वही। फिर उसके बाद मेरे पापा ख़त्म हो गए थे और अच्छा कोरोना के टाइम में नहीं, उनको साइलेंट अटैक था। और फिर उसके बाद जैसे ये आप 2020 की बात बता रहे हैं। 20 की बात बता रही हूँ मैं। और जब मैं किराए पे घर लेती थी जयपुर में, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम आता था, मुझे घर भी नहीं मिलता था, बहुत मुश्किल से मिलता था। तो फिर मैंने एक डिसीज़न किया कि मैं खुद का घर लूँगी। और फिर जब मैंने खुद का घर लिया, खुद के घर में भी मुझे प्रॉब्लम आया रहने में। अच्छा मतलब अपना घर छोड़ना पड़ा, किराए का घर हाँ। नहीं मिला, अपना लिया, घर भी उसमें मुझे छोड़ना नहीं पड़ा। रहना पड़ा। मैं मुंबई चली गई और फिर मुंबई में भी मुझे बहुत प्रॉब्लम आया। मैंने सोचा मुंबई इज मेट्रो सिटी, वहाँ ऐसा कुछ नहीं चलता होगा, मुंबई में ये चीज़ कॉमन है, बट ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। वहाँ पे मुंबई ये भी यही स्थिति है, ट्रांसफोबिया है लोग हर जगह। तो वहाँ पे भी मुझे प्रॉब्लम्स हुआ बहुत। फिर मुंबई में काम कैसे मिला? मुंबई में मैं कुछ टाइम रही थी, वहाँ पे काम भी किया मैंने, काफ़ी सेलिब्रिटीज़ के मेकअप किए। फिर मैं वापस जयपुर आ गई। तो सेलिब्रिटीज आपको आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं, हाँ जी, उन्हें हाँ कोई जी। दिक्कत नहीं है, मुझे सब एक्सेप्ट करते हैं मैम। लेकिन आपको यहाँ जयपुर छोड़ना पड़ा तो वो एक परेशानी है ना? बट जो मेरे से कनेक्ट होते हैं लोग वहाँ, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं आता ना। या अननोन लोगों के लिए हैं, अननोन लोगों को लगता है लाइक ट्रांसजेंडर, बट जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो सब, मैं नॉर्मल लोगों में रहती हूँ शुरू से मैं स्ट्रीम में हूँ ना मैम। शुरू से मैन स्ट्रीम में हूँ, मैं एक ऐसी ट्रांसजेंडर हूँ जो मैन स्ट्रीम में हूँ। अच्छा अब आप ट्रांसजेंडर हैं तो जो दूसरे ट्रांसजेंडर हैं उनके साथ आपका कैसा इक्वेशन रहता है? आप कभी मिलते हैं, देखते हैं, या किसी तरह का आपका आपस में तारतम्य है? मिलते हैं, देखते हैं, जब अच्छे से मिलना होता है। आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि देखिए ये स्वाभाविक है कि समाज उनको उस तरीके से नहीं स्वीकारेगा जो उनका व्यवहार है। तो आप इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप भी उसी शिकार हुए हैं उपेक्षा का, जो आप कह रहे हैं, वो भी उसी उपेक्षा के शिकार कहीं ना कहीं होते हैं, लेकिन इसके लिए उनका भी तो कुछ अपना व्यवहार जिम्मेदार है। क्या लगता है? आप जो बात बोल रहे हैं मैम कि वो माइंडली जैसे उनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, बहुत जल्दी वो खुश भी हो जाते हैं, या कुछ व्यवहार भी ऐसा होता है उनके जो वो उचित नहीं लगता मैम। सार्वजनिक जब रूप से? उनको वही वो मेंटली डिस्टर्ब इसलिए रहते हैं क्योंकि उनको सामाजिक हिस्सा नहीं माना जाता, परिवार से डिसऑन कर दिया जाता है, समाज से डिसऑन कर दिया जाता है। तो यही तो मेरी मांग है सरकार से भी, मैं नई सोच नई शक्ति के थ्रू मैं यही उनके लिए एक्सेप्टेंस, स्वीकृति बहुत ज़रूरी है मैम। स्वीकृति, अगर एक ट्रांसजेंडर को भी मेल और फीमेल की तरह एक फैमिली में रहने का हक होगा, तो शायद ट्रांसजेंडर बहुत कुछ कर सकते हैं। इसकी प्रतिबद्धता मैं आपके सामने बैठी हूँ। वही एक मेल और फीमेल से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म ट्रांसजेंडर कर सकते हैं। मुझे एक घटना याद है, अजमेर में थी, मैं रिपोर्टिंग कर रही थी, उस दौरान एक ट्रांसजेंडर बना था, नया नया पुरुष था, और उस ग्रुप के साथ, ट्रांसजेंडर्स के ग्रुप के साथ, वो शायद म्यूजिशियन था, मुझे लग रहा है, गाते बजाते हैं जो नॉर्मल लोग जुड़े होते हैं, ढोल बजाता। हाँ ढोल बजाते हैं। हाँ जी। तो उसने आरोप लगाया कि जिस ग्रुप के साथ मैं हूँ इन्होंने मुझे ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये कोशिश की। ट्रांसफॉर्म, हाँ जी। और जब उस ग्रुप से मिली तो उसने किसी दूसरे ट्रांसजेंडर्स के ग्रुप पे आरोप लगाया कि ये उनका काम है। पुलिस का कहना था कि दोनों में से किसी का काम नहीं है, दोनों ग्रुप निर्दोष हैं, ये इसने खुद किया है। तो एक वो टाइम था, आज आप बता रहे हैं कि इसमें जो बदलाव आया है और इसको मेडिकली ट्रीट किया जाता है। हाँ जी। तो ये क्या चीज़ है? उस समय की स्थितियां अलग थीं, ये क्या चीज़ है? मैम ये जो आप बोल रहे हो ये बहुत
पहले की बात होगी आई थिंक। और पहले ये एक ट्रांसजेंडर बहुत वैसा माना जाता था, ये सर्जरी भी कहीं पे होती नहीं थी। और फिर जब होने लगी तो ये विदेशों में होने लगी थी, विदेशों में थी। और फिर इंडिया में भी आया, दिल्ली मुंबई में होने लगा। और आज जयपुर में भी ये सर्जरी इजीली होती है। मैंने जयपुर से करवाया है। राजस्थान सरकार इसके लिए अनुदान भी देती है। हाँ जी, डॉक्टर नकुल सोमानी से मैंने ये सर्जरी करवाया है जयपुर में। और इजीली ये सर्जरी होती है और 5 ईयर का प्रोसेस है। ये जो सर्जरी है इसका कुछ जो पहले आपने बोला कि जैसे उसने खुद से कर लिया, बट अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब ये मेडिकेटेड होता है, डॉक्टर्स करते हैं और 5 ईयर का ये प्रोसेस है प्रॉपर। जैसे जो आप बता रहे हो कि उसका एक दूसरे पे नाम डाला गया, तो अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूरा बॉन्ड साइन होता है, सिग्नेचर लिए जाते हैं पेशेंट के और प्रॉपर तरीके से होता इसमें है। काउंसलिंग्स होती है, हार्मोनल थेरेपी होती है, लेजर सेशंस होते हैं। और फिर आफ्टर डेट ये पूरे प्रोसेस के बाद सर्जरी होती है। उसके लिए भी एक सर्टिफिकेट इशू होता है, जीआईडी। पहले एक और जीआईडी होता है, वो हार्मोनल थेरेपी के लिए होता है। आफ्टर डेट जो सेकंड जीआईडी है, फाइनली जीआईडी, वो एसआरएस के लिए होता है, सेक्सुअल रिवर्स रीअसाइनमेंट सर्जरी, सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी। ये नॉन रिवर्सेबल होती है। एक बार जब ये सर्जरी होगा तो ये वापस से उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। हाँ, जो अपर सर्जरी होती है वो रिवर्सेबल होती है। जो ब्रेस्ट इम्प्लांट्स होते हैं वो रिवर्सेबल होते हैं, वो हम निकलवा भी सकते हैं। आपने कब करवाई अपनी सर्जरी? मैंने लास्ट ईयर करवाया सर्जरी। और जो मेरा फेमिनाइन प्रोसेस था वो पहले से शुरू था, पहले हो गया था कंप्लीट मेरा। मैं एक ट्रांसजेंडर से एक फीमेल बनी हूँ। तो ये ट्रीटमेंट आपको कितना तकलीफ दे था या आसानी बहुत से? मुश्किल था मैम, बहुत पेनफुल था। दर्द इतना था ना कि बस पूछो मत। हिल नहीं पाई थी। जब मेरा एसआरएस हुआ था तब तो मैं 8 दिन तक हिल भी नहीं पाई थी, इतना पेनफुल था। आज आप जब बाहर जाते हैं तो जब आपको 1 साल 2 साल पहले जिन्होंने देखा था, जिनके लिए आप करते हैं मेकअप, उनका क्या होता है रिएक्शन, क्या प्रतिक्रिया देते हैं वो लोग? बिल्कुल, क्लाइंट्स बल्कि आज ज़्यादा खुश है मेरे से, बोलते हैं बोला पहले से ज़्यादा हम अब कंफर्टेबल है आपसे। अब फीमेल वाली एकदम, फैमिली ने लड़का बना के रखा था तो पहले उनको लगता था एक लड़का मेकअप कर रहा है, बट आज जब मैं मेकअप करती हूँ तो उनको लगता है एक फीमेल मेकअप कर रही है, तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। नई सोच नई शक्ति, ये आपका फाउंडेशन है। हाँ जी। तो इसके माध्यम से क्या आप दूसरे ट्रांसजेंडर्स को या जो बच्चे उपेक्षित हैं समाज में, उनके लिए कुछ कर रहे हैं? बिल्कुल मैं कर रही हूँ और मैं करूँगी। काफ़ी जो भी सामाजिक बदलाव है वो मैं करूँगी, एक महिला के लिए भी, एक ट्रांसजेंडर के लिए भी। मेरा यही रहेगा। आज जिस तरह की ट्रांसजेंडर मैं हूँ, एक इंडिपेंडेंट, वैसे ही मैं चाहूँगी मेरी रेस्ट कम्युनिटी भी अपने आप से सक्षम रहे, अपने पैरों पे खड़ी हो है। उनके लिए रास्ते खोलना है मुझे। सरकार तक उनकी जो ज़रूरतें हैं वो पहुँचानी है, उनकी मांग जो है वही। इसी के लिए यही उद्देश्य है नई सोच नई शक्ति का, कि एक ट्रांस एम्पावरमेंट प्लस वुमेन एम्पावरमेंट, दोनों के लिए मैं काम करूँगी और कर रही हूँ। सरकार ने तो काफ़ी कुछ अब सुविधाएं दे दी हैं। मुख्य मुद्दा मुझे लगता है सामाजिक है। सामाजिक बदलाव, सामाजिक स्वीकृति बहुत जरूरी है। जब तक सामाजिक सुविधा नहीं होगी, सरकार कितनी भी सुविधाएं दे दें, वो उन सुविधाओं को लेने नहीं आ पाएंगे, या लेने आए हैं तो उन्हें समाज वापस भेज देगा, नहीं रहने देगा। तो समाज से आप क्या अपेक्षा करते हैं? जो जिस दर्द से आप गुजरी हैं उसको देखते हुए समाज से आप क्या कहना चाहती हैं? समाज से मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चे को अपना हो, फिर चाहे वो ट्रांसजेंडर हो, चाहे फीमेल हो, या फिर कुछ कैसा भी आपका बच्चा हो, लाइक वो हैंडीकैप हो, अपनाओ बच्चे को। वो अपना बच्चा है,
उसे अगर आप अपना लोगे तो उसको दर दर ठोकर नहीं खाना पड़ेगा। और जैसे ट्रांसजेंडर, आज ट्रांसजेंडर की वही स्थिति है जो कि किसी टाइम पे एक महिला की थी। महिला भी एक सामाजिक हिस्सा नहीं थी, पुरुषों को शुरू से मान्यता दी गई है और महिलाओं को लड़ना पड़ा, महिलाओं को अपने हकों के लिए लड़ना पड़ा। वैसे आज ट्रांसजेंडर भी अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं, जो कि किसी टाइम पे एक महिला को लड़ना पड़ा था। और आज महिला भी पुरुष के बराबर है, कहीं कहीं आज भी पुरुष से पीछे है महिला। और वैसे ही ट्रांसजेंडर भी आज नहीं तो कोई दिन आएगा जब एक महिला की तरह ट्रांसजेंडर को भी सामाजिक हिस्सा माना जाएगा। पुरुष और ट्रांसजेंडर्स भी इसके लिए हैं, मैं काम करूंगी बहुत पुरुष hard work। ट्रांसजेंडर्स भी हैं सोसाइटी में, हाँ जी। उनके साथ आप लोगों का किस तरह का तारतम्य रहता है? पुरुष ट्रांसजेंडर है तो वो भी उनको भी जैसे उनको भी सामाजिक हिस्सा नहीं माना जाता। पुरुष जो ट्रांसजेंडर है, पुरुष उनको बोलते हैं, ट्रांसजेंडर नहीं बोला जाता, उनको बोला जाता है ट्रांसमैन्स। तो उनकी भी वही सिचुएशन है, उनको भी फैमिली बहुत कम अपनाती है। जो एक ट्रांसमैन्स है उनको भी वही, वो भी डरते हैं एक अपने आप को स्वीकारने में, सामने आने में। एक सवाल और मेरे दिमाग में आ रहा है कि मैं विदेशों में ये चीज़ ज़्यादा देखती हूँ, भारत में भी आ रहा है। अगर आपको लगे तो आप जवाब दीजिएगा कि बच्चे जो हैं किशोरावस्था में आते हैं तो फिर उनको ये कहा जाता है कि जब आपको लगे कि आप लड़के जैसे फील कर रहे हैं तो आप लड़का हैं, और लगे कि लड़की जैसे फील कर रहे हैं तो लड़की हैं। तो किशोरावस्था में मन थोड़ा बदलाव होता रहता है, तो कभी लड़का महसूस होता है, कभी लड़की। तो ये क्या चल रहा है? और ये भारत में भी आ रहा है, तो क्या आप लड़का महसूस होता है, कभी लड़की जैसे महसूस? लड़के को होता है या लड़की को होता नहीं, है? किसी भी बच्चे किसी को। को भी, तो उसको क्वीर बोला जाता है मैम। जो जिसको पता ही नहीं, वो एक्सप्लोर कर रहा है, वो है क्या उसको पता ही नहीं होता। ये LGBTQ का पार्ट है, क्वीर में आता है। लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि हमने अपने बचपन में ऐसे लोगों को देखा था। आज ऐसे बच्चे क्यों हो रहे हैं? और ये चीज़ विदेशों में ही हो रहा है। तो ये क्या सहज है या कोई इसके पीछे भी कोई सोच चल रही है? क्योंकि किशोरावस्था होती ही ऐसी है कि बच्चे उस समय फर्क महसूस करते हैं कि हाँ मैं लड़का हूँ, मैं लड़की। उसके पहले फिर वो नहीं होता। ट्रांसजेंडर में ट्रांसजेंडर की श्रेणी में उसे माना जाएगा ना। जब वो एक महिला, अगर महिला है, वो महिला सोच रही है अपने आप को, वो महिला है, तो वो एक करेक्ट जेंडर के साथ है, वो एक महिला है। जब उसे पता नहीं है, वो सोच रहा है कि मैं क्या हूँ, तो ऑब्वियसली उसे वही ट्रांसजेंडर श्रेणी में माना जाएगा। चलिए कोई नहीं, मुझे लगता है इसका जवाब मुझे मिल नहीं पाया। मेरा अगला सवाल आपसे, हाँ जी। अभी आप आगे के लिए क्या सोच रहे हैं? किस तरह से आप आगे चलेंगे अपने प्रोफेशन को लेकर? इसको कैसे बढ़ाना है? प्रोफेशन मेरा मेकअप आर्टिस्ट है, वो मेरा चल रहा है, जैसे भी चल रहा है। बाकी मैं खुद को समाज सेवा में समर्पित कर दिया है मैंने, और मैं बहुत अच्छे से खुद को एक समर्पित कर दूंगी समाज सेवा में। मुझे एक अच्छी समाज सेविका बन के दिखाना, यही मेरा उद्देश्य है, नई सोच नई शक्ति के थ्रू। मैंने आपको देखा है, आप बाएं साइड की स्टीयरिंग व्हील वाली गाड़ियां भी चलाती हैं। तो ये कहाँ से आपके पास आ गया? वो गाड़ी कहाँ से मिल गई और वो चलाने का पैशन किधर रहा आया? ट्रक की बात आप कर रहे हैं? ट्रक, हाँ जी ट्रक, मैम। बिल्कुल। अच्छा, ट्रक तो कोई मतलब मुश्किल ही से छूता है। आपको कैसे मन में आया कि मैं ट्रक चलाऊं? एक्चुअली IMM की ब्रांच खुला था अजमेर में, IMM का, तो वहाँ मुझे बुलाया था। नई सोच नई शक्ति की मैं डायरेक्टर हूँ, तो मुझे IMM की जो शाखा खुली थी अजमेर में, वहाँ मुझे बुलाया गया था। तो वहीं पे लेफ्ट हैंड का जो ट्रक था, तो बस मैंने वहीं वो ट्रक चलाया था और मुझे बहुत अच्छा लगा था ट्रक चला के। तो ये ट्रक जो मैंने चलाया, लेफ्ट हैंड ट्रक, तो इससे ये स्पष्ट है कि एक ट्रांसजेंडर अपने आप में बहुत कुछ कर सकती है। आप क्या क्या चला लेते हैं? क्या क्या चला लेती है? मतलब गाड़ी, 4 व्हीलर हाँ जी, चला, 4 2 व्हीलर चला, व्हीलर सब चला लेती हूँ, ट्रक भी मैं चला लेती हूँ। मतलब मुझे लग रहा है कि ट्रक लेके तो आप लंबा रूट कर सकते हैं। यूरोपियन ट्रक मैंने चलाया था, लेफ्ट हैंड वाला, लेफ्ट ड्राइविंग सीट वाला, जो कि पहली बारी शायद मैंने भारत में वो ट्रक चलाया होगा।
कि एक महिला ने जो ट्रक चलाया लेफ्ट हैंड का, वो शायद पहला ही मैंने चलाया होगा। अब ये भी आपने एक रिकॉर्ड बना लिया। रिकॉर्ड तो क्या बना लिया, मुझे बोला लोगों ने कि पहली बार ही शायद किसी ने ये वाला ट्रक चलाया होगा। आपने एयर ट्रैवल किया है, उसके 2-3 अनुभव आपके बहुत शानदार हैं। इंडिगो के, इंडियन एयरलाइंस के, क्या है वो घटना क्या हुई थी? बिल्कुल, जब मैं गई और मेरा जो जब बुकिंग हुआ था तभी मैंने उनको मेल वेल कर दिया था और मुझे बहुत अच्छे से उन्होंने ट्रीट किया, मुझे ऑनर किया, अनाउंस किया बहुत अच्छे से। मुझे बिजनेस क्लास सीट भी दिया एयर इंडिया ने, काफ़ी अच्छा मेरा वेलकम किया। अच्छा, तो ये उनकी तरफ से स्पॉन्सर किया हुआ था? हाँ जी, ये उन्हीं की तरफ से पूरी था। फ्लाइट ही, मतलब आपके ट्रैवल उन्होंने स्पॉन्सर की थी? हाँ, मेरे को सीट भी प्रीमियम दिया और मेरा पूरा वेलकम किया बहुत अच्छे से। किन किन इवन मुझे एयरलाइंस, गिफ्ट हैम्पर भी मिला। किन किन इंडिगो एयरलाइंस में आप? इंडिगो और एयर इंडिया दोनों में। और इंस्टा पे भी मुझे पर्सनली मैसेज किया है एयर इंडिया ने, अभी आगे, चीज दिया है। अभी आगे कहीं जाने का प्लान है? आगे जल्दी सिंगापुर का प्लान हो रहा है और फिर नई सोच, नई शक्ति इंटरनेशनल है, तो बस अब जाने का तो चलता रहेगा ये तो। घर वालों से कोई संपर्क है? घर वालों से हाँ संपर्क है, फ़ोन पे बात भी होती है। घर वालों से भी हाँ, मेरी जो मेरे को जो मुश्किल हुआ मेरी सर्जरी के 20 दिन बाद, मेरी जो नाइसी है वो ख़त्म हो गई, इस दुनिया में नहीं है अब, वो एक्सपायर हो गई। तब से ही बस मेरा फैमिली में आना जाना थोड़ा बहुत शुरू हुआ है, इससे पहले मेरा आना जाना नहीं था। और जब मैं वो मेरे बहुत अटैच थी, बहुत क्लोज थी, बहुत अटैचमेंट था दोनों में, तो मैं उसको बोलती थी, मैं रोती थी, तब वो मुझे आंसू पोंछती थी, बोलती थी तू रोती क्यों है? बोला तुझे बुला लेंगे फैमिली वाले। पहले मैं फैमिली फंक्शंस में भी नहीं जाती थी, तो जब मैं रोती थी तो वो बोलती थी मेरी शादी में बुला लेंगे पापा। बट जब शादी में नहीं बुलाया, उसी ने मुझे बुलाया, बट शादी में नहीं, उसकी डेथ में मुझे बुलाया। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल टाइम था। जब भी मेरा सर्जरी हुआ था, बहुत कोमल क्षण था मेरे लिए, सर्जरी भी तभी हुआ था और ये वाला जो इंसिडेंट हुआ वो भी तभी हुआ था। ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा हादसा था, जो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी, मैं टूट चुकी थी पूरी तरह। और वो वक्त था जब आप बिल्कुल अकेले थे? हाँ जी, कितना मुश्किल रहा होगा? बहुत मुश्किल था। और सर्जरी के टाइम भी वही थी मेरे साथ, मेरा जो केयर टेकर किया उसी ने किया, पूरा ध्यान रखा। सोचो मेरे लिए कितना मुश्किल रहा होगा वो टाइम, उसकी यादें, खुद को संभाल नहीं पाई मैं। आज आप जो बच्चे हैं इस समय समाज में, लड़कियां हैं, इनको देखती हैं आगे बढ़ते हुए, तो आपको क्या लगता है? क्योंकि बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं जब महिलाएं भी असुरक्षित हैं समाज में, हाँ जी, तो नई सोच, नई शक्ति के माध्यम से आप उनके लिए कुछ करने का सोच रहे हैं? हाँ जी, मैं बिल्कुल सोच रही हूँ करने का। जैसा कि मैंने अभी बताया कि महिलाएं आज भी पीछे, और ये सच है, आज भी महिलाएं पीछे ही हैं। जो अभी गांव की स्थितियाँ अभी भी इतनी वो नहीं है कि महिला एक पुरुष की तरह आगे हैं, वहाँ आज भी महिलाएं पीछे ही है। तो बिल्कुल मैं इस चीज़ को एक जागरूक करूँगी लोगों को कि महिलाएं बहुत कुछ कर सकती हैं। जो महिलाओं के छीने हुए अधिकार है वो मैं उन तक पहुँचाऊँगी। आपको इतनी प्रेरणा कहाँ से मिलती है कि मुझे करना है, कुछ करना है, जबकि लोग आपका साथ नहीं देते रहे शुरू से? बिल्कुल, बिल्कुल। तो कहाँ से आप इतनी शक्ति लाती हैं? शुरू से शायद भगवान का आशीर्वाद है, खुद का ही है, जो भी है खुद से ही सोचती हूँ, खुद से ही करती हूँ। शायद भगवान ही मेरे साथ है शुरू से। मैं भगवान का बहुत धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने हर जगह मेरा साथ दिया। शायद वही एक शक्ति है, कुछ स्पिरिचुअल पावर, डिवाइन पावर जो कि मेरे साथ है और मुझे हिम्मत देता है बहुत, और मैं कर भी पाती हूँ। भगवान मेरी बहुत सुनते हैं। थैंक यू सो मच गॉड। मैं समाज में कुछ और भी ऐसे ट्रांसजेंडर को देखती हूँ जो अलग अलग पेशे में हैं। कुछ लोग
जॉब भी कर रहे हैं या पॉलिटिकल फील्ड में भी आए हैं, दूसरी जगहों पर भी हैं। ये जो ब्यूटिशियन वाला या मेकअप आर्टिस्ट वाला जो सेगमेंट है, इसमें मेरे ध्यान में नहीं है कि मैंने किसी को देखा है। तो ये ही वाला एकदम आपके दिमाग में आया और इसी को लेकर आप चल पड़े। शुरू में आपको कहीं नहीं लगा था कि नहीं नहीं ऐसा तो मुश्किल होगा? जैसे आप जहाँ खड़े हैं आज, आपको लग रहा है मैंने सही सोचा और सही जगह आ गई, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उस समय कभी मन नहीं डगमगाया था कि मैं सोच तो रही हूँ पर इस फील्ड में मेरे लिए तो कोई इंस्पिरेशन दिख नहीं रहा? मैंने आज तक, मैं जो भी सोचती हूँ, जो भी मुझे करना होता है, मैं पीछे मुड़ के नहीं देखती। मुझे अगर करना है, मेरी जिद, ये जिद होती है, मेरे को ये चीज पाना है तो पाना है, और मैं पाकर रहती हूँ उसको। अच्छा, तो आपकी सफलता का राज है जिद। जिद। अच्छे कामों के लिए मैं जिद करती हूँ, गलत कामों के लिए कभी नहीं। गलत लाइन मैंने कभी चूज नहीं किया और ना ही मैं करूँगी कभी। गलत चीज़ों से मैं बहुत दूर रहती हूँ। आपकी जो सामाजिक स्वीकार्यता है बहुत है, आपको समाज ने स्वीकार लिया है, आपको कहीं भी जाते हैं लोग हाथों हाथ लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन क्या और जो भी ट्रांसजेंडर इस तरह से आएंगे समाज में काम करते हुए, क्या आपको लगता है उनकी स्वीकार्यता इतनी आसान होगी? आसान तो मैम मेरी भी नहीं थी। लेकिन आपने एक माइलस्टोन तो बना दिया, उसके बाद आसानी वही जिस चाहिए। तरह से मैं आज अडिग रही, मैं काम करती रही, वैसे अगर अदर ट्रांसजेंडर्स भी करना चाहेंगे तो बिल्कुल उनको सफलता मिलेगी। जो इस तरह से चौराहों पे या ट्रेन में या घरों में आते हैं बधाइयाँ मांगने, उनको लेकर आप क्या सोचते हैं? कुछ उनको लेकर मैं कुछ नहीं सोचती। मैं बुरा क्यों सोचूंगी? नहीं। बुरा नहीं सोच सकती मैं, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस नहीं है, विकल्प ही नहीं है ना मैम। समाज ने विकल्प छोड़ा ही नहीं है। समाज ने जब उनको सामाजिक हिस्सा माना ही नहीं है तो उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। कहाँ जाएगा इंसान? आज मेरे पास मेरा मेकअप का हुनर था तो मेरा सरवाइव था। आज मैं भी शायद, मेरा भी सरवाइव नहीं हो पाता, मेरे को भी शायद वही करना पड़ता जो कि वो लोग कर रहे हैं। तो वही है कि बस एक सामाजिक बदलाव आ जाए, समाज में उनको एक स्वीकृति मिले तो बिल्कुल चीजें बदल सकती है। आपने कभी कहा था कि ट्रांसजेंडर्स को विवाह का मौका मिलना चाहिए और मैं भी विवाह करना चाहती हूँ। हाँ जी। तो ये तो मुझे लगता नहीं है, जब समाज में निकल कर काम करने या पढ़ने की या सबके साथ रहने खाने की जब स्वीकृति नहीं मिल पा रही है इतनी कोशिशों के बावजूद, तो विवाह का कैसे होगा संभव? क्योंकि कोई माता पिता क्यों किसी भी ट्रांसजेंडर से अपने बच्चे की शादी करेंगे? ये तो संभव नहीं है। ये एकदम सही क्वेश्चन है आपका। जैसा कि यही तो बदलना है ना। समाज में जब स्वीकृति हो जाएगी तो ऑब्वियसली जब, यही तो मैं चाहती हूँ ना कि एक मेल या फीमेल की तरह ट्रांसजेंडर की परवरिश भी होनी चाहिए, उनको भी शादी का हक होना चाहिए। और आप जैसा कि बोल रहे हो कि ट्रांसजेंडर की शादी अपने माता पिता कैसे करवाएंगे? लव मैरिज तो होती है ना वैसे भी सब जगह, तो ऑब्वियसली एक ट्रांसजेंडर की लव मैरिज ही होगी ना। वो अपने प्रेमी से शादी करना चाहेगी ना। मुझे तो ये चीज बहुत मुश्किल लग रही बट है। प्रेमी भी नहीं होता एक ट्रांसजेंडर का। ट्रांसजेंडर को ना जो लव रिलेशनशिप है वो भी नहीं मिल पाती एक ट्रांसजेंडर को। यानी अभी लड़ाई लंबी है, बहुत ज्यादा लंबी पहले है। तो अपने पैरों पर खड़े होने के लिए सामाजिक स्वीकार्यता मिलेगी तो अपने पैरों पे खड़े होंगे, और खड़े होने के बाद फिर विवाह के बारे में आप सोच पाएंगे या कोशिश करने की कोशिश करेंगे। तो बहुत लड़ाई काफी लंबी है। अभी क्या सोच रहे हैं इस समय? अभी मैं कुछ नहीं सोच रही। अब मेरे को मेरे माइंड में जो मेरी भावना है, जो भावना थी मेरी, उनको मैंने सबको साइड में रखकर बस मेरा विजन है सक्सेस। मुझे सक्सेस होना है, दैट्स इट। मुझे इसके अलावा किसी भावुक नहीं होना। मुझे कहीं प्यार मोहब्बत में नहीं पड़ना। मेरा विजन है सक्सेस बस। जो मिशन आप लेके चले हैं हाँ जी, बस अपनी वही संस्था के माध्यम से, वही। नई शक्ति, नई सोच।
हाँ, मुझे मेरी संस्था को एक सक्सेसफुल बनाना है, मुझे सक्सेस बनाना है, सक्सेसफुल एक ट्रांस फीमेल बनाना है, एक सक्सेसफुल, यही मेरा विज़न है। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच। रोजी जी, आप अपनी संस्था के थ्रू बहुत कुछ करना चाहती हैं, लेकिन आप लोगों तक एक एक करके अलग अलग कहाँ तक पहुँच पाएंगी, ये तो मुश्किल है। कोई ऐसा आपने रास्ता चुना है जिसके माध्यम से बहुत सारे लोगों को आप जोड़ सकें? बिल्कुल, अभी काफ़ी सारे आइडियाज़, काफ़ी सारी जो डिजिटल मार्केटिंग वगैरह वो सब चल रही है, तो बस उन्हीं के थ्रू मैं लोगों तक पहुंचाऊंगी कि वो लोग मुझसे जुड़े। और मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से भी सभी से निवेदन करती हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में नई सोच, नई शक्ति रोज़ी बारोलिया के साथ जुड़िए और समाज के लिए हम सब मिलकर साथ बहुत अच्छा करते हैं। थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारे साथ बातचीत में रोजी बारोलिया। इनका संघर्ष और इनकी सफलता का राज हमने सुना, लेकिन ये तय है कि जो इनकी चाह है, जो इनकी इच्छा है अपने समाज के लिए करने की, वो इतना आसान नहीं है। हम आगे देखते हैं ये लड़ाई इनकी कहाँ तक पहुँचती है और समाज कहाँ तक इसको स्वीकृति देता है। तो आज के लिए इतना ही। हम किसी और पॉडकास्ट में आपसे दोबारा मिलते हैं एक नई शख्सियत के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.